अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद सुलेमान। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग दाऊद यूनिवर्सिटी के पास पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फिजिक्स के पोर्शन के 1 से लेके 50 तक एमसीक्यू जो है मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको 51 से लेके 100 तक एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। तो एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू नंबर 51 के अंदर 1 मेगा ओम रजिस्टर, आपके पास जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और आपको पता है कि मेगा जो है एक्सपोनेंट 6 के बराबर होता है। सही है। उसके बाद जो है आपसे क्या कहा जा रहा है, इज कनेक्टेड फॉर 1 मिनट। आपके पास टाइम गिवन है तो आप इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास 60 सेकंड आ जाएगा। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवाट, आपके पास जो है वोल्टेज जो है गिवन है 1000 के बराबर, क्योंकि आप किलो को जो है 1 किलोवाट को जो है आप इस तरह लिख सकते हैं 1000 वाट। ठीक है। इस अप्लाइड आपको जो है इस सवाल के अंदर हीट डेवलप इन द रजिस्टर जो है फाइंड करना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा E इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सही है। आपके पास वोल्टेज भी गिवन है, आपके पास रेजिस्टेंस भी गिवन है, आपके पास टाइम भी गिवन है। आपने वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है। जो आपके पास आंसर आएगा वो 60 जूल के बराबर होगा। आगे हम बात करेंगे 52 एमसीक्यूज की। जो आपके पास रूबी लेजर होती है उसकी कितनी स्टेट होती हैं, तो बेटा उसकी आपके पास जो है टोटल 3 स्टेट होती हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको मजीद इंफॉर्मेशन देनी है उन 3 स्टेट के बारे में। एक हमारे पास होती है ग्राउंड स्टेट। क्या होती है? ग्राउंड स्टेट। आपने इसको अपने पास नोट करना है। इसकी जो है वो आपसे लाइफ टाइम भी पूछता है कि आपके पास ग्राउंड स्टेट होगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है मेटा स्टेबल स्टेट। इसको अपने पास नोट कर लो क्योंकि ये आपसे एमसीक्यूज जो है दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है वो है एक्साइटेड स्टेट। सही है। ये 3 स्टेट हमारे पास होती है रूबी लेजर के अंदर। अब रूबी लेजर के अंदर जो हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट है, इसकी जो लाइफ टाइम है वो हमारे पास 10 एक्सपोनेंट -3 सेकंड होती है। सही है। और एक्साइटेड की जो हमारे पास 10 पावर -8 सेकंड होती है। तो इसका मतलब ये हो कि मेटा स्टेबल स्टेट की जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। आगे हमारे पास 53 एमसीक्यूज है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वायलेट कलर। तो बेटा इसके लिए आपने एक चीज पढ़ी थी, विबगोर। ठीक है। VIBGYOR। बेटा यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट्स हैं यहाँ पर ये कलर को शो कर रहे हैं। अब V से आपके पास आता है वायलेट और R से आपके पास आता है रेड कलर। ये बाकी जितने भी हैं ये तमाम जो है कलर्स को शो कर रहे हैं। अब अगर आप वायलेट की बात करें, यहाँ पर जो आपके पास लैम्डा होता है, मतलब आपका वेवलेंथ जो होती है वो होती है मिनिमम होती है। सही है। अब आपका वेवलेंथ जब मिनिमम है इसका मतलब जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है। और एनर्जी जो है ना आपके पास, एनर्जी भी क्या होगी? आपके पास मैक्सिमम होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं रेड की। अब रेड में इसके उलट केस होगा। अब यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ मिनिमम थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी और एनर्जी क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी। अपने एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि भाई जो एनर्जी है फोटोन की वायलेट कलर की, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है, तो आपको पता है कि वायलेट की क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ग्रेटर देन दैट ऑफ रेड कलर। तो आपका पहला ऑप्शन ही ठीक है भाई कि एनर्जी जो वायलेट कलर की है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड। ठीक है। सेम भी नहीं होती और लेस भी नहीं होती, इस वजह से आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। अगर यहाँ पर एनर्जी की जगह पे वो बात करता फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर आपके पास क्या होगा? उसमें भी ग्रेटर देन होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे बात करता वेवलेंथ की तो उस केस के अंदर आपके पास लेस देन का ऑप्शन आता है। सही। आई होप आपको ये एमसीक्यूज क्लियर हो गया होगा। 54 एमसीक्यूज की बात करते हैं। टू मेक अ एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर डोपिंग। बट आपको पता है कि जो आपके पास 4A ग्रुप है, ठीक है, 4A ग्रुप जो है आपके पास प्योर है। जब इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो आपके पास जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर मैं इसके अंदर 5 ग्रुप ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा? एन टाइप बनेगा। 5 ग्रुप का मतलब होता है पेंटावेलेंट एलिमेंट्स, तो मतलब मेरे पास बी ऑप्शन ठीक है। अगर वो इसी एमसीक्यू को यहाँ पर पी टाइप बोल दे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उस केस के अंदर जो आपके पास ट्राइवेलेंट एलिमेंट जो है राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होगा? 3A ग्रुप। सही है। आगे 55 एमसीक्यू से मूव करते हैं। कंट्रोल फिजन रिएक्शन
टेक प्लेस इन डैश। तो बेटा इसका आपके पास जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर जो है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन वो किस लिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो इस पॉइंट को भी अपने पास नोट कर लो। 56 एमसीक्यूज की बात करते हैं। इन 1932 जेम्स चैडविक ने क्या चीज को डिस्कवर किया था? तो उसने जो है न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। 57 एमसीक्यूज की बात करूं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है मैक्सिमम कब होगी? जब आपके पास एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान में क्या होगा? बेटा इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले का पता होना लाजमी है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा ना तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे इसको। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सही है। अब आपको मैग्नेटिक फोर्स बताना है कि ये मैक्सिमम कब होगी। आपको पता है कि साइन 90 जो है ना 1 के बराबर होता है और साइन 0 जो है ना आपके पास 0 के बराबर होता है। इसका मतलब आपके पास जब एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसी तरह यहाँ पर अगर मिनिमम की बात करेगा तो आप जो है 0 डिग्री के ऊपर आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 58। 10 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। यहाँ फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे CE इज इक्वल टू C डिवाइड बाय N। सही है भाई। अब C जो है आपके पास क्या है? C के बराबर ही, तो आपने C लिख दिया। और टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने आपके पास? 10 है। तो आपने C डिवाइड बाय 10 कर दिया। और आपको पता है कि 1/10 क्या होता है? 0.1 के बराबर होता है। तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.1 कैपेसिटेंस आएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 59 एमसीक्यूज की बात करूंगा। ये एमसीक्यूज बच्चों को हमेशा बहुत कंफ्यूज करता है। इस एमसीक्यूज को आपने जो है आराम से समझना है। एक्स रेज हैव डैश। तो बड़ा इसके लिए आपको जो है ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। इतना तो आपको समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो है आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे जो है मैं वेवलेंथ के लिए लिखता हूँ। वेवलेंथ जो है मेरे पास जब मैं इसको राइट डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, मतलब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूंगा, तो यहाँ पे जो है मेरे पास वेवलेंथ क्या थी? मैक्सिमम थी। लेकिन जिस तरह जो है मेरे पास राइट में जाएगी तो ये क्या होती जाएगी? मिनिमम होती जाएगी। इसी तरह अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास स्टार्टिंग में क्या होगी? मिनिमम होगी। और जब मैं राइट की तरफ मूव करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी? मैक्सिमम होगी। बेटा ये बातें जो है आपको अभी समझ में आएंगी जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे। यहाँ पे मेरे पास है रेडियो वेव्स, उसके बाद है मेरे पास माइक्रोवेव, उसके बाद जो है मेरे पास इंफ्रारेड वेव्स हैं। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद जो है मेरे पास विजिबल वेव्स हैं। और उसके बाद जो है मेरे पास अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद जो है मेरे पास एक्स रे है और आखिर में जो है मेरे पास क्या आएगा? गैमा रेस आएगा। सही है। हम अपने एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। एक्स रे की बात की है, मतलब आपके एक्स रे जो है यहाँ पर है, बोलता है कि उसकी लेस फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी एनर्जी भी जो है कम होगी अल्ट्रावायलेट रेस के मुकाबले में। सही है। अब आपको बता कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होती है जब आप राइट की तरफ मूव करते हो। अब गैमा, अब जो आपके पास अल्ट्रावायलेट रेस है वो मतलब एक्सरे से पहले आ रही है, मतलब अल्ट्रावायलेट ये रही और एक्सरे जो है बाद में आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो है अल्ट्रावायलेट की जो है फ्रीक्वेंसी कम होगी और एक्सरे की ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से जो है आपके पास ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सरे की जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि ये आपके पास अल्ट्रावायलेट के बाद में आ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? मोर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी देन अल्ट्रावायलेट रेस। तो ये आपके पास राइट आंसर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स रे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 की बात करूं, यहाँ पर उसने इंफ्रारेड रेस लिख दिया। अब इंफ्रारेड रेस से आपके पास ये रही और आपके पास एक्सरे ये रही। तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो यहाँ पर लेस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अब डी ऑप्शन की बात करो तो डी ऑप्शन में गैमा रेस बात कर रहा है। तो गैमा रेस जो है बेटा एक्स रे के भी बाद में आ रही है, इसका मतलब गैमा रेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे इसने मोर लिख दिया तो ये गलत हो गया। अगर वो यहाँ पे लेस लिखता ना तो फिर ये ऑप्शन ठीक हो सकता था। आगे हमारे पास 60 एमसीक्यूज है। बेटा अगर वो 59 एमसीक्यूज है ना आपको वेवलेंथ के हिसाब से पूछेगा ना, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि लेफ्ट से राइट मूव करते हुए आपके पास वेवलेंथ जो है कम होती रहती है।
60 एमसीक्यूज के अंदर द रेडिएशन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल इन्फेक्शन। बेटा यहाँ पर इंटरनल इन्फेक्शन का लफ्ज यूज किया है, तो यहाँ पर वो कैंसर का लफ्ज भी यूज करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपके पास गैमा रेज कोबाल्ट 60 यूज होता है, तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। 61 एमसीक्यूज की बात करूंगा। द स्पीड ऑफ साउंड वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन। बेटा सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डिपेंड किस किस के ऊपर करती है, आपकी स्पीड ऑफ जो साउंड वेव है, तो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड नंबर भी हमारे पास डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर। उसके अलावा जो है ये डिपेंड कर रही होती है ह्यूमिडिटी के ऊपर, और उसके अलावा जो है हमारे पास वाइंड के ऊपर कर रही होती है, और उसके अलावा जो है हमारे पास मीडियम पे कर रही होती है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर जो है हमारी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है, तो मतलब हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और ये वाला भी गलत हो गया। सिर्फ बचा हमारे पास प्रेशर। प्रेशर के ऊपर जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है डिपेंड नहीं करती, तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। 62 एमसीक्यूज की बात करूं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर है इसका। अगर मिलीमीटर में देता आपके पास तो 250 मिलीमीटर जो है आपके पास इसका राइट आंसर होता। 63 एमसीक्यूज की बात करूं। व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी। आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब देखो बेटा यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ पर स्पीड की वैल्यू नहीं गिवन। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा था कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, सही है। आपने वेवलेंथ फाइंड करनी तो v अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक है। अब v जो है आपके पास क्या है, वेलोसिटी है। अब यहाँ पर लाइट की बात की तो आपने लाइट की वेलोसिटी पुट करनी है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पुट करनी है, तो वो क्या होता है 3 एक्सपोनेंट 8 होता है, और फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास 10 एक्सपोनेंट 15 है, तो आपने इसको यहाँ पर लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर आएगा, तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत बच्चे जल्दबाजी के अंदर ऑप्शन बी लगा देते हैं, भाई इसको आप मजीद तो सॉल्व करो। अगर जो है मैं अपने इसको मैं इस तरह लिख दूं 3000 एक्सपोनेंट -10 मीटर, तो बेटा बात तो एक ही रही है। यहाँ से मैंने माइनस के अंदर इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर मैंने 0 लगा दिए, तो आपके पास ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से एक 0 कम करूंगा तो मेरी एक्सपोनेंट -9 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये चीज भी लिखी हुई है। आपको पता है कि नैनो क्या होता है, एक्सपोनेंट पावर -9 होता है, तो यहाँ पे आपके पास ऑल ऑफ दीज का आंसर राइट आंसर होगा। तो आपने तसल्ली के साथ जो है ऑप्शंस को देखना होता है। विच इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो बेटा आपके पास जो ग्राफाइट है वो जो है एज अ मॉडरेटर यूज होता है, और ग्राफाइट आपको पता है क्या करता है कि स्लो करता है, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, स्लो डाउन न्यूट्रॉन, सही है। आगे हम बात करेंगे 65 एमसीक्यूज की। द यूनिट एक्सप्रेस प्लांक्स कांस्टेंट। बेटा प्लांक्स कांस्टेंट को जो हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है 6.63 एक्सपोनेंट पावर -34 जूल सेकंड होती है। तो मतलब आपके पास जूल सेकंड जो है इसका यूनिट होता है। आपसे वो इस एमसीक्यूज को इस तरह पूछ सकते हैं कि भाई ये जो प्लांक्स कांस्टेंट का जो यूनिट की जो हमारे पास यूनिट है वो सेम किसके होता है। ये एंगुलर मोमेंटम जो है ना, अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, L इज इक्वल टू mvr। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है आपके पास वो भी जूल सेकंड होता है, और ये भी आपके पास जूल सेकंड है, तो दोनों का सेम होता है। आगे हम बात करेंगे 66 एमसीक्यूज की। आपके पास यहाँ पर जो है fx और fy जो है 6 के बराबर है। आपको एंगल बताना है फोर्स और एक्स एक्सिस के दरमियान में। डायग्राम अगर आप यहाँ पर देखें, एक्स एक्सिस ये रहा आपके पास, और वाई एक्सिस जो आपके पास ये रहा, ठीक है। अब ये आपके पास दरमियान में एक फोर्स का वेक्टर है, ये आपके पास एफ एक्स है, ये एफ वाई है, ये आपके पास एफ है। आपको ये वाला एंगल जो है फाइंड करना है। एफ एक्स और एफ वाई जो है सवाल में बराबर है, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिख दिया आपने। और आपको पता है कि एफ एक्स क्या होता है, एफ कॉस थीटा होता है, और ये आपके पास होता है एफ साइन थीटा, सही है। एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और आप जब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास 45 डिग्री आएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर होगा। 67 एमसीक्यूज की बात करते हैं। इफ अ बॉक्स इज लिफ्टिंग अप बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग
with the constant acceleration. So the tension in the string. बेटा जब यहाँ पे बात की जाएगी ना constant acceleration की, तो आपके पास जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है ग्रेटर देन होगा वेट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर होगा। अगर वो इसी एमसीक्यूज को जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जगह जो है बात करें कांस्टेंट स्पीड की, तो कांस्टेंट स्पीड के केस के अंदर जो है आपके पास टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है बराबर हो जाएगा वेट ऑफ द बॉक्स के। आगे हम मूव करेंगे 68 एमसीक्यू की तरफ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस आर इन डैश रीजन, तो आपके पास ये तमाम रीजन के अंदर होती, तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके अलावा जो है मैं आपको तमाम रीजन के हिसाब से बताता हूँ। अगर वो लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज जो है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर बनती है, अल्ट्रा वायलेट के अंदर। उसके बाद हमारे पास आती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो है हमारे पास विजिबल रीजन के अंदर होती है। और उसके बाद जो है हमारे पास पास्कन सीरीज होती है, और पास्कन जो है हमारे पास इंफ्रारेड जो है रीजन के अंदर बनती है। उसके बाद बात करें ब्रैकेट सीरीज की, तो ब्रैकेट सीरीज जो हमारे पास फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती है। और आखिर में हमारे पास आती है पी फंड सीरीज, तो ये भी हमारे पास जो है फार इंफ्रारेड के अंदर होती है। बेटा ये आपके लिए 5 पॉइंट बहुत अहम है, इनमें से भी आपका एमसीक्यू जो है आ सकता है। 69 एमसीक्यूज की बात करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज फाइट फॉर मैक्सिमम रेंज, बेटा वो आर मैक्स की बात कर रहे हैं, आपको आर मैक्स फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और आपको जी की वैल्यू जो है यहाँ पर गिवन है। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय जी। आपने वी नॉट जो है 20 पुट करना है, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय जी की वैल्यू उसने आपको 10 दी हुई है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। आपके पास जो आंसर आएगा 40 मीटर के बराबर आएगा। आगे हमारे पास है 70 एमसीक्यूज। 70 एमसीक्यूज में क्या बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है बेटा। तो आपके पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर आपके पास इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 के बराबर होती है। उसके अलावा जो आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो भी 0 के बराबर होता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 71 एमसीक्यूज की बात करें। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट इन कार्नेट साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर T1 गिवन है, तो इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है केल्विन के अंदर, तो आपके पास आएगा 500 केल्विन। इसी तरह टेम्परेचर आपके पास सेकंड T2 गिवन है, इसको भी आप कन्वर्ट कर लो, आपके पास आंसर आएगा 400 केल्विन। एंड इट अब्सॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट एनर्जी। आपको एफिशिएंसी जो है फाइंड करनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1, ठीक है बेटा। वैल्यूज को जस्ट पुट करना है आपने, आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.2 के बराबर आएगा, ठीक है। 0.2 का मतलब होता है 20%, तो आपके पास ए वाला ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। 72 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो कनेक्ट है पी टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट है एन टर्मिनल के साथ। बेटा जब आपके पास जो है पॉजिटिव जो है पी के साथ अटैच हो और नेगेटिव जो है एन के साथ अटैच हो, तो आपके पास फॉरवर्ड बायस होता है। लेकिन जब केस उल्टा हो जाए, पॉजिटिव जो है एन के साथ आ जाए और नेगेटिव जो है पी के साथ आ जाए, उस टाइम आपके पास जो है रिवर्स बायस होता है, सही है। 73 एमसीक्यूज की बात करेंगे। वर्नियर कैलिपर रिकॉर्ड रीडिंग अप टू डैश, तो बेटा ये हमारे पास जो है 0.01 सेंटीमीटर के बराबर जो है रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पर जो आपके पास तमाम यूनिट्स जो है एमएम के अंदर है, तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1 mm, और 0.1 का मतलब होता है 1/10। तो आपके पास जो है यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। 74 एमसीक्यूज की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इन कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जो आपके पास स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन होती है इंसिडेंट फोटोन से, तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 75 एमसीक्यूज की बात करूं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी इफ बॉडी मूव्स एट अ हाइट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है हाइट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का जो मतलब है कि एच जो है आर ई के बराबर है, सही है। आपको जो है जी की वैल्यू बतानी है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है।
आर ई की जगह जो है आप क्या पुट कर सकते हो, आपने एच की जगह पे जो है आर ई पुट कर दिया, उससे क्या होगा आपके पास जी एम ई टू आर ई का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो जी एम ई डिवाइड बाय 4 RE², ये पूरा तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी के बराबर आ जाएगा, तो मतलब g/4 जो आपके पास इसका राइट आंसर होगा। आगे हमारे पास 76 एमसीक्यूज है कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे 77 एमसीक्यूज की बात करूं कि 3 कैपेसिटर आपके पास गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि पहले जो है वो सीरीज में कनेक्ट है, उसके बाद जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं पैरेलल के अंदर, यहाँ पर मिसिंग है, उसके बाद जो है वो किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल के अंदर कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपने रेशियो जो है बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसको आप अपने पास नोट कर लोगे, उसके बाद किसमें होंगे, पैरेलल के अंदर होंगे। तो पहले जो है आपने सीरीज के लिए सॉल्व करना है इसको। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होगा, 1/CE 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास सीई जो निकल के आएगा वो 2 माइक्रोफैराड आएगा। अब आपने पैरेलल के केस के अंदर सॉल्व करना है, तो उसके अंदर हम लोग तीनों का सम कर देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा सम करने के बाद वो 22 के बराबर होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो आप किसका निकालेंगे, सी ई जो आपने यहाँ पर सीरीज का निकाला हुआ है उसको डिवाइड करवाएंगे पैरेलल के साथ, तो 2 डिवाइड बाय 22 क्या हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 78 एमसीक्यूज की बात करें, एट द सेंटर ऑफ अर्थ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम इज डैश। तो बेटा सेंटर ऑफ अर्थ पे जो है आपके पास जी की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। अब फ्रीक्वेंसी का आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, f इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g/l। जब आपके पास g की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की आपके पास क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। 79 एमसीक्यूज की बात करता हूँ, टू टर्निंग फॉर्क आर प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी f1 गिवन है और f2 गिवन है, आपको बीट फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, f1 माइनस f2 करते हैं। ठीक है, अब 50 माइनस 52 जब मैं करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है 2 हर्ट्ज आएगा, तो ऑप्शन ए जो है मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। 80 एमसीक्यूज की बात करूं, द पाथ डिफरेंस ऑफ डार्क फ्रिंज ऑब्टेन्ड इन अ यंग डबल स्लिट विल बी डैश। बेटा यहाँ पर बात की जा रही है डार्क फ्रिंज की, तो डार्क फ्रिंज के अंदर जो आपके पास m प्लस हाफ लेमडा जो है राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे वो आपसे बात कर लेता ब्राइट फ्रिंज की, तो ब्राइट फ्रिंज के अंदर जो आपके पास m लेमडा होता। सही है, 81 एमसीक्यूज की बात करता हूँ, इन विच मॉड हीट ऑफ ट्रांसफर रेट इज मोर। तो बेटा आपसे बोला जा रहा है कि हीट ट्रांसफर जो है कौन से मोड के अंदर जो है ज्यादा होगी, तो जो कंडक्शन का मोड होगा ना आपके पास, इसके अंदर ज्यादा होती है। आगे हमारे पास 82 एमसीक्यूज है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, अगर हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करें, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन वेवलेंथ। तो जो है वेवलेंथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज जब हम लोग करेंगे तो वेवलेंथ जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। 83 एमसीक्यूज की बात करते हैं, इफ शंट रेजिस्टेंस RS इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस RG, आपको जो है एम मीटर का रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ जो है आपने एक शंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल के अंदर अटैच कर दिया। ठीक है, अब आपको जो है आर ए बताना है, तो आर ए जो है हमारे पास क्या होगा, ऊपर हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा और नीचे जो है हम लोग इसको आपस में ऐड कर देंगे। तो आपके पास जो है बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 84 एमसीक्यूज की बात करूं, इफ टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज, तो आपको रेजिस्टेंस बताने के रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर एक अहम चीज जो है वो यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है। बेटा वो यहाँ पर सेमीकंडक्टर की जगह भी जो है कंडक्टर का भी पूछ सकता है, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। जब आपके पास सेमीकंडक्टर का केस आए, तो सेमीकंडक्टर के केस के अंदर जो है आपके पास रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन में होती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर वो यहाँ पे आपको कंडक्टर बोलता टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज,
तो उस केस के अंदर जो आपके पास रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होता है। 85 एमसीक्यूज की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट इज गिवन एज। बेटा यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स का ख्याल करना है कि यहाँ पर अपोजिट चार्ज प्लेट की बात की जा रही है, उसके अलावा जो है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन पूछ जा रही है। तब ये दो केस आपके पास होंगे, तो उस केस के अंदर आपके पास जो आंसर होगा चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। सही है, तो आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर वो इसी एमसीक्यूज के अंदर ये चेंजिंग करता है कि अपोजिट की जगह जो है वो लिख देता है सिमिलर या सेम, ठीक है, उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, उसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर वो चेंजिंग करे, बिटवीन की जगह पे जो है वो आउटसाइड की बात करे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड बननी है और यहाँ पे जो है चार्ज प्लेट जो है हमारे पास अपोजिट ही है। जब अपोजिट चार्ज प्लेट हो और आपके पास जो है आउटसाइड की बात करे, तो उस केस के अंदर आपके पास जो है आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो आपने इन तमाम पॉइंट्स को अपने पास जहन में रखना है। 86 एमसीक्यूज की बात करते हैं। इफ ए क्रॉस बी ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द बॉडी, द मोशन इज डैश। बेटा आपके पास जब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है पास करता है बॉडी से, तो वो आपके पास जो मोशन होती है वो होती है स्पिन मोशन होती है। सही है। अब ऑर्बिटल मोशन आपके पास कब होती है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आउट ऑफ द बॉडी जो है हो, क्या हो, आउट ऑफ द बॉडी के अंदर आपके पास क्या होगा, ऑर्बिटल होगा, और पासिंग थ्रू द बॉडी के अंदर जो आपके पास क्या होगा, स्पिन मोशन होगा। 87 एमसीक्यूज की बात करूं, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी जो है आपके पास मैक्सिमम कब होगी। तो बेटा आपके पास मेन पोजीशन के ऊपर जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसके लिए जो है मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं, मेन पोजीशन का और आपके पास जो है एक्सट्रीम पोजीशन का, कि आपके पास मेन पोजीशन के ऊपर जो है कौन कौन से पॉइंट मिनिमम होंगे, कौन कौन से पॉइंट मैक्सिमम होंगे, तमाम जो है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं x की बात करूं तो x जो है मेरे पास क्या होगा, मिनिमम होगा, और इसी तरह मेरे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी। जबकि मेरे पास वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है मेरे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरे पास क्या होती है, मिनिमम होती है। ये तमाम पॉइंट्स जो है आपके पास किसके लिए थे, मेन पोजीशन के लिए थे। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पर जो है रिवर्स केस होगा, जहाँ पर जो चीज मेरे पास मिनिमम थी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम के अंदर हो जाएगी, और जो मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तमाम पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएंगे, इसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। आगे हमारे पास 88 एमसीक्यूज है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट is considered zero is dash the frame of reference। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो ये हमारे पास होते हैं नॉन एक्सलरेटिंग। नॉन एक्सलरेटिंग का मतलब होता है कि एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 के बराबर होगी। तो इसका मतलब हमारे पास ए वाला ऑप्शन 0 है, क्योंकि हमारे पास ये 0 की बात कर रहे हैं। सही है। अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू नॉट 0 की बात करता है, तो उसके अंदर हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसके अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी होती है। जबकि इसके अंदर जो है हमारे पास या तो रेस्ट होगा या फिर हमारे पास जो है यूनिफॉर्म होगा। सही है। 89 एमसीक्यूज के अंदर, गीगर काउंटर इज अ पोर्टेबल डिवाइस वाइडली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डैश आयोनाइजिंग पार्टिकल्स। जो आपके पास इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियर रेडिएशन लिखा होता तो वो भी आपके पास इसका राइट आंसर होता। 90 एमसीक्यूज जो है आपको थोड़ा समझना है इसको। लेंथ ऑफ मेजरिंग रॉड इज 2 मीटर। आपके पास जो है यहाँ पर लेंथ गिवन है, और ये जो लेंथ आपके पास गिवन है रेस्ट के अंदर है, मतलब L नॉट गिवन है। आपको जो लेंथ फाइंड करनी है वो कब फाइंड करनी है, जब मूव कर रहा होगा। वेलोसिटी जो है आपके पास 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। सही है। अब फॉर्मूला इसका हमारे पास क्या होता है, L इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। L नॉट जो है हमारे पास 2 के बराबर है, और 1 माइनस वी जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1/3 की बात की गई, तो मतलब क्या हमारे पास C/3। ठीक है, C/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है एक ऑप्शन इसका
राइट आंसर आएगा। 91 एमसीक्यू की बात करते हैं। इफ only 20% of the main current is passed through the galvanometer of resistance G, then resistance of shunt will be dash। तो डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं गैल्वेनोमीटर की। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास एक शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि 20% जो है मेन करंट जो है पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटा आप फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें क्या होगा, VG इज इक्वल टू VS के बराबर होगा। और यहाँ पे हमारे पास अगर इसके फॉर्मूले का मैं ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब हमें गिवन है कि IG जो है हमारे पास क्या है, 20% ऑफ मेन करंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20I लिख दिया। अब RG जो है मेरे पास क्या लिखा हुआ है इसने, G के बराबर, तो मैंने G लिख दिया यहाँ पर। अब IS जो मेरे पास क्या है वो क्या होगा, 80% होगा, क्योंकि मेरे पास जब 20% यहाँ से पास हो रहा है तो 80% यहाँ से होगा, तो 80I लिख दिया मैंने। RS जो है मैंने इसको फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने उसने क्या कह दिया, शंट रेजिस्टेंस कह दिया। अब यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो G/4 के बराबर आएगा। ऑप्शन डी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। 92 एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, आपके पास वेलोसिटी गिवन है, आपके पास मास 5 kg गिवन है और आपके पास टाइम गिवन है। आपको पावर फाइंड करनी है, तो पावर के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे P इज इक्वल टू E डिवाइड बाय टाइम। अब E जो है आपने किस तरह फाइंड करना है, E इज इक्वल टू 1/2 mv² होगा, ठीक है। मैस भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, आपने पुट करेंगे तो आपके पास जो है जो वैल्यूज निकल के आएगी वो 62.5 जो है E की वैल्यू निकल के आएगी। अब टाइम आपके पास गिवन है, सॉल्व करोगे डिवाइड करवाओगे 12.5 वॉट जो है आपके पास इसका बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बेटा यहाँ पे जो मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ ये आपने लास्ट में प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा जो है आपने एलईडी की प्लेलिस्ट को भी लाजमी देखना है। मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि आपने एलईडी की प्लेलिस्ट लाजमी देखनी है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज जो है उसमें से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 93 एमसीक्यूज की बात करूँ, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ f। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, ठीक है। अब ये आपके पास जो है बोल रहा है कि f के बराबर है, तो 1/f यहाँ पर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में आपके पास 2/f आ जाएगा। आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, f/2 आएगा। तो आपके पास जो है सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 94 एमसीक्यूज की बात करूंगा। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डैश। तो बेटा आपके पास जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करते हो तो वहां पर आपके पास जो है टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। 95 एमसीक्यूज की बात करो, द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। आपसे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है और कांस्टेंट किस जो है स्टेटमेंट को शो कर रहा है। यहाँ पे आपके पास जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की जो है ये स्टेटमेंट को शो करता है कि आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसी तरह अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो इसके अंदर जो आपके पास स्टेटमेंट होती है वो एनर्जी इनवर्स रिलेशन λ/4 होती है, सही है। और हमारे पास जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है उसके अंदर जो है हमारे पास क्या होती है, ई डायरेक्ट रिलेशन आपके पास जो है यहाँ पर टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पावर 4 होती है। तो इन तीनों का जो है आपको पता होना लाजमी है। तबीयत ठीक ना होने की वजह से जो है मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी 2 से 3 दिन, और बहुत से बच्चों ने कमेंट किए, मैसेज किए कि सर वीडियोस अपलोड कर दें। तो बेटा अभी जो है तभी मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ठीक नहीं निकल रही वीडियो के अंदर, तो आप इसको कंप्रोमाइज़ करें और इंशाल्लाह जो है मैं अब डेली वीडियोस जो है अपलोड करूँगा। तो 96 एमसीक्यूज की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो आपके पास यूनिट होता है वो टेस्ला के बराबर होता है। तो आपके पास जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर आपके पास टेस्ला की जगह जो है न्यूटन और आपके पास एम्पेयर मीटर लिखा होता तो ये भी आपके पास इसका राइट आंसर होता, या फिर आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा होता तो ये भी आपके पास जो है इसका राइट आंसर होगा। 97 एमसीक्यूज के अंदर इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मेड 4 टाइम, मतलब अगर आप टेंशन को जो है 4 टाइम कर दो तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा इसका रिलेशन है आपके पास v इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय म्यू। म्यू जो है आपके पास मास पर यूनिट लेंथ है। अब यहाँ पे जो है हमें वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव और जो है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन का रिलेशन देखना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन है। अब अगर आप टेंशन को 4 टाइम इंक्रीज करते हो तो इसका मतलब है आप यहाँ पर 4 लिखोगे। अब स्क्वायर रूट जब आप 4 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो मतलब ये कि आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 98 MCQs के अंदर a particle of mass 0.5 ग्राम मूविंग अलोंग x एक्सिस इज लोकेटेड एट x1 गिवन है आपको, t1 गिवन है आपको। इसके बाद आपके पास x2 गिवन है और आपके पास t2 गिवन है। आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए आपने सिंपल डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t करना है। तो डेल्टा x हमारे पास क्या है कि x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा 33 माइनस 15 हो जाएगा, और t2 माइनस t1 हमारे पास क्या हो जाएगा 13 माइनस 5 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 2.25 मीटर पर सेकेंड जो आपके पास आंसर इसका आएगा। 99 MCQs के अंदर अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हेन स्पीड ऑफ लाइट एंड रिलेटिविस्टिक स्पीड बिकम इक्वल, तो आपके पास जो है मैस क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपके पास जो होता है m इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। तो आपसे कहा जा रहा है कि v जो है बेटा c के बराबर हो चुका है। अब यहाँ पर जब आप v की जगह पे c पुट करोगे इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब आपका मास जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 100 MCQs की बात करता हूँ। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में ग्राफ को प्लॉट करूं और मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आए तो ये जो है मेरे पास शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है मेरे पास क्या है, 0 के बराबर है। तो उस केस के अंदर आपके पास आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ हो और आपके पास एक स्लोप लाइन बन रही हो, ठीक है, तो इस केस के अंदर जो आपके पास एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 MCQs मजीद सॉल्व कर लिए है। तो आपने इनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है और आपने इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है और आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल फॉर मोर वीडियोस।